पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 5 शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ्स। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स को समझना है तो आप लोगों को एक एनालॉजी देता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी ब्लॉग में या कोई भी इंटरनेट पे अक्सर इस तरह के चार्ट्स वगैरह देखें। इन चार्ट्स का मकसद क्या है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और डाटा को हमने देखना होता है, हम हर एक चीज़ को पढ़ नहीं सकते, एज अ ह्यूमन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं ग्राफ्स की मदद से। जैसे कि मेरे सामने इस तरह अभी कई किस्म के ग्राफ नज़र आ रहे हैं, कई टाइप्स के ग्राफ्स हैं आप लोगों के सामने। दूसरे किस्म के डाटा के साथ कंपेयर करने के लिए भी ग्राफ्स की मदद ली जाती है, क्योंकि हर चीज़ को हम वन बाय वन रीड नहीं कर सकते, डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है कई मामलात में। तो हम देखते हैं कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और हम ग्राफ्स कैसे जनरेट करते हैं। असल में डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स का ये जो टॉपिक है, ये कई लेक्चर्स पे डिवाइड होगा। तो इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा किस्म के ग्राफ्स आप लोग को समझाने के किस तरह बनाते हैं। और आजकल के दौर में तो हम मैनुअली ग्राफ्स जनरेट नहीं करते पेंसिल और पेन के ऊपर। हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया या स्प्रेडशीट टाइप के टूल्स, इस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। या पाइथन में लाइब्रेरीज़ हैं, पांडास, नमपाई, इस तरह की हम लाइब्रेरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किस तरह हम ग्राफ्स वगैरह जनरेट करते हैं मैनुअली। फिर हम थोड़ा सा इसको एक्सेल के ऊपर या इस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स पे देखेंगे कि किस तरह हम इसको जनरेट करते हैं। ईज़ी है टॉपिक, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस ज़रा लंबा है क्योंकि काफ़ी किस्म के ग्राफ्स हैं, उनको कवर करना ज़रूरी है। एक अगर अच्छा डाटा का ग्राफ जनरेट करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए की जाती है कि हम इजीली डाटा को विजुअलाइज़ कर सकें या उसका ग्राफ बना सकें और उसे अगर ह्यूमनली पढ़ना चाहें तो इजीली पढ़ सकें। ये मकसद है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 3 स्टेप्स हैं। पहले तो हम रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? फिर हम स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं उसका, और फिर ग्राफ उसका जनरेट करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा से, और फिर हम उसे विजुअलाइज़ करते हैं। ग्राफ और विजुअलाइज़ सेम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो हम इसको प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिकली आप लोगों ने 3 स्टेप्स ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली आप लोगों को आदत पड़ जाती है कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहले डाटा कलेक्ट होते हैं जिसे हम रॉ डाटा कहते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं, फिर हम ग्राफ बनते हैं। ये एक इंट्यूटिव स्टेप्स हैं, आप लोगों को याद हो जाते हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब इसे प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इस तरह आप लोगों को मैं डेफिनिशन समझाता जाऊँगा और जब प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और ग्राफ्स भी समझ आ जाएंगे कि किस तरह हम बनाते हैं या स्टैटिस्टिकली टूल्स जो होते हैं उससे जनरेट करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगोरिकल, जो हम ग्राफ जनरेट करते हैं कैटेगोरिकल डाटा के उसका है। तो पहला तो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दूसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरा है परसेंटेज। फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरे पास यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई डाटा का ग्राफ नहीं है या स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं है या रॉ डाटा नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसको उसके साथ कोरिलेट करके दिखाऊँगा। लेकिन पहले इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। नंबर ऑफ़ मेजरमेंट इन ईच कैटेगरी, यानी कि अगर डाटा हमारे पास रॉ डाटा, उसकी 5 कैटेगरीज़ है, ए, बी, सी, डी। तो उसमें से अगर ए की जो बनती हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो 35 बार बनती हैं, यानी कि 35, बी की 260, इस तरह फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक कैटेगरी कितनी बार रिपीट हो रही है डाटा में उसकी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी असल में ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ के साथ। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके साथ डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 400 टोटल कैटेगरीज़ बन रही हैं, 400 नंबर्स ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ बन रही हैं, हम अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ए है जो कि 35 है और टोटल मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ बन रही हैं 100, तो मैं ए को डिवाइड करूँगा 100 के पास, तो मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। परसेंटेज हमारे पास क्या है? बेसिकली परसेंटेजेस, आप लोगों को पता है कि परसेंटेज प्रोपोर्शन होता है उस एरिया का, उसे कहते हैं। मतलब कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शन ही है, लेकिन वो ईच कैटेगरी की के हिसाब से है। यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये थी ना कि टोटल
फ्रीक्वेंसीज़ को हमने किया और उसकी जो प्रोपोर्शन बन रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, हम उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज आ जाएगी। बेसिकली ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज है और एक ही चीज़ें हैं दोनों, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, तो आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट्स ईज़िली समझ आ जाएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। फ़िलहाल आप लोगों को इतना बताना था। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 400 स्कूल एडमिन्स वर आस्क्ड फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद रेटिंग ABCD, कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट। अच्छा, आप लोग को शायद पाई चार्ट का नहीं पता, लेकिन इसी में कवर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जहन में ये बिठाएं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पीछे बताए थे, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का, उसको जहन में रखना है आपने। और जो मैंने उससे पहले बताए थे कि 3 हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के, वो याद रखने हैं कि पहले हम रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं और फिर उसको ग्राफ करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखना है। अब ये प्रॉपर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम जो हमारे पास 3 स्टेप्स है उसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों को वो क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो हमारे पास जो अ, एक फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट थे, उसको भी हम इसी में कवर कर लेंगे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो हम देखते हैं कि क्या करना है हमारे पास यहाँ पे। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा 3 कॉन्सेप्ट थे ना हमारे पास, कि रॉ डाटा, स्टेटिस्टिकल टेबल और ग्राफ, इसको जनरेट करना है, फिर उसके बाद जाके हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, रॉ डाटा है असल में। ये पूरा जो हमारे पास है रॉ डाटा है, ठीक है, रॉ डाटा, ठीक है, ये रॉ डाटा है। और अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हम इसको रॉ डाटा को, हाँ, ये रॉ डाटा है हमारे पास, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको स्टैटिस्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेबल में हमने इसको रॉ डाटा को कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के, उसी को स्टैटिस्टिकल टेबल में अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ। ये देखिए मेरे पास रॉ डाटा था, उसको मैंने अब कन्वर्ट करना है स्टैटिस्टिकल टेबल में। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं RF लिख लेता हूँ और आगे मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज भी आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो सॉरी, थोड़ा सा रफ राइटिंग है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कर लूँ। अब क्या करेंगे कि हम करेंगे कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा और परसेंटेज पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी ये है कि ईच कैटेगरी हमारे पास जो आती है उसकी नंबर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज बन रही हैं, टोटल हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में ईच कैटेगरी की कितनी काउंटिंग बनती है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास A35 है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में बताया, ठीक है, 35 है, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 35 हुई। बी हमारे पास 260 है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 260 है, क्योंकि बी को फ्रीक्वेंटली रेट किया गया है और 260 लोगों ने रेट किया है इसको बी, 400 स्कूल एडमिन्स जिनसे हमने सर्वे किया, ठीक है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इजी कॉन्सेप्ट था। अब चलते रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थी कि प्रोपोर्शन ऑफ मेजरमेंट इन ईच कैटेगरी। यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ एन के साथ। एन क्या है हमारे पास? टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कितनी बनती हैं? अगर मैं इसको सम करूं टोटल को, फ्रीक्वेंसीज को, तो मेरे पास 400 बनती हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 400 मेरे पास स्कूल एडमिन्स थे ना, तो फ्रीक्वेंसी उसी के हिसाब से होगी। तो 400 है। तो अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखूँ तो फॉर्मूला ये कहता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इधर छोटा सा करके लिख लेता हूँ, मेरे पास बनती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और नंबर ऑफ़ एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एन, ठीक है। आप लोग को ये बताना था, पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 35 को मैं डिवाइड करूँगा 400 के साथ, तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ए की, इसकी। थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख लेते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आ रही। 35 को मैंने डिवाइड किया 400 के साथ, ये 400 है गाइस, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा रफ हो रहा है, 400।
तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ए की आएगी 9%, यानी कि 9% नहीं आएगी, सॉरी 0.9 आएगी। अभी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, 0.9 आई मेरे पास, ठीक है। बी की मेरे पास सिमिलरली इसी तरह आएगी। 260 को मैंने डिवाइड किया 400 के साथ, तो मेरे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 0.65, ठीक है। और 93 को मैंने डिवाइड किया 400 के साथ, तो सी की मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 0.03, ठीक है, सॉरी 0.23, इधर मेरे से गलती होगी, 0.23। और मेरे पास डी की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, 12 डिवाइडेड बाय 400, तो इसकी मेरे पास आएगी 0.03, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये जो वैल्यूज़ बनी ये सारी डेसिमल है, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ डेसिमल बन रही हैं। तो अगर मैं इसको सम करता हूँ ना, ये टोटल इसको, तो वो बनेगी 1 के इक्वल, ठीक है, 1 बन रहा है ये सबका सम। तो परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ईच कैटेगरी को मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह ही मैं इसको करूँगा। तो अगर मैं 0.9 को ए की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 0.9 को मल्टीप्लाई करूँ 100 के साथ, तो मेरे पास परसेंटेज आती है 9%। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना भी मुश्किल है, क्योंकि परसेंटेजेस की हमें लोगों को आदत हो चुकी है, तो इसलिए आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि परसेंटेजेस को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। बेसिकली वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है, लेकिन उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। आगे चलते हैं, बी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो मेरे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी जो परसेंटेज निकलती है वो है 65%। देखो कितने आसान है परसेंटेजेस में विजुलाइज करना। 0.65 थोड़ा सा काफ़ी लोगों को मुश्किलात होती हैं, जिनको समझ नहीं आता तो उनके लिए ये इजी रह जाता है। आगे करते हैं 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी जो परसेंटेज निकलती है हमारे पास निकलती है 23%, ठीक है, 23%। और जो लास्ट की डी कैटेगरी है उसकी हम निकालते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है 3%। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, आप इन सारी परसेंटेजेस को जब सम करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 100%। और देखो ये सेम चीज़ें हैं, 1 और 100% सेम है, लेकिन हमने डेसिमल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिस्कस किया, ज़ीरो पॉइंट की वैल्यू को डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने उसको परसेंटेज की वैल्यू में डिस्कस किया, तो ये 100% बन गई, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बताया था, परसेंटेज का बताया था, वो क्लियर हो चुका है। फ्रीक्वेंसी ये है कि ईच कैटेगरी को कितनी बार दोहराया गया उसका क्या है। ए को रेट किया 400 स्कूल एडमिन्स ने, 35 एडमिन्स ने ए रेटिंग दी अपने स्कूल को। बी जो कैटेगरी है उसमें 260 एडमिन्स ने कहा कि हमारा स्कूल बी रेटिंग का है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से। इसी तरह सोन चलता रहा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने 400 लोगों से, ये 400 है बाय द वे, मेरे से गलती होगी, 400 एडमिन से पूछा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखी कि कितने कितने लोगों ने किस तरह उसको रेट किया, और हम उसकी प्रपोर्शन देख रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी कितना हिस्सा ले रही है पूरी टोटल फ्रीक्वेंसीज में, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। परसेंटेज बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमें परसेंटेज में आंसर आता है, और परसेंटेज में विजुलाइज करना ज़्यादा आसान है। अब उसने आगे कहा है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है पाई चार्ट। अब देखिए जाए तो मैंने आप लोगों को इतना हिस्सा जो बताया रेटिंग, वो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रॉ डाटा है, ठीक है। तो रॉ डाटा क्लियर हो गया हमारे पास, पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया रॉ डाटा का। रॉ डाटा का स्टेप इतना था, ठीक है, रॉ डाटा, ये रॉ डाटा है, ठीक है, ये रॉ डाटा है। और अब स्टेटिस्टिकल टेबल अभी वैसे कंप्लीट नहीं हो, लेकिन समझ लें ये स्टेटिस्टिकल टेबल ही है, ठीक है, ये स्टेटिस्टिकल टेबल है हमारे पास फुल, ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेबल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रफ़ लिखता हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, जल्दी में आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। स्टेटिस्टिकल टेबल हो गया ये, ठीक है, ये स्टेटिस्टिकल टेबल हो गया। अब उसने कहा पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट होता क्या है, उसको पिक्चर के थ्रू मैं समझता हूँ।
तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। इसी को एक्सटेंड करते हैं, पाई चार्ट की तरफ आते हैं। अब हम पाई चार्ट की तरफ आते हैं। पाई चार्ट होता क्या है? देखिए यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है पहले ही, तो इस हिस्से को पहले देखते हैं कि ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में होता ये है कि समझ लें हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है? सर्कल। अब हम उसे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ में या उसकी परसेंटेजेस कितने परसेंट एक कैटेगरी लेती है उसमें डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए कैटेगरी बन रही थी, उसका कुछ इतना प्रोपोर्शन बनेगा पाई में, ठीक है? बी कैटेगरी सबसे ज़्यादा बड़ी थी तो ये बी बन जाएगी, ये ए बन जाएगी। सबसे छोटी कैटेगरी डी थी तो डी का हिस्सा इतना आ जाएगा और सी का इतना आ जाएगा। बेसिकली मेरे से सही ड्रॉ नहीं हुआ, आप टूल्स वगैरह स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ कर सकते हैं या मैनुअली भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो ये पाई चार्ट है, बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी को हम सर्कल के अंदर विजुलाइज कर सकते हैं। हमने हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लिया, परसेंटेज को डिस्कस कर लिया। अब हमें क्रिएट करना है पाई चार्ट। पाई चार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह हो गया है, और मैंने पिछले सेगमेंट में बता दिया। तो अब देखते हैं कि पाई चार्ट मैनुअली कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑटोमेटेड टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स में हम डाटा डाल के हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम मैनुअली भी देखना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट में हम सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो भी आना चाहिए। तो एंगल एंगल क्या है? एंगल असल में ये पाई के अंदर हमने एंगल्स के साथ डिवीज़न करते हैं कि कितना प्रोपोर्शन पाई कैटेगरी को आता है। बेसिकली ये चक्कर है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री के साथ, ठीक है? तो हमें आंसर आ जाता है एंगल और एंगल क्या होता है कि कितना प्रोपोर्शन एक पाई में उसका स्लाइस बनता है पाई चार्ट में, बेसिकली ये है। अच्छा, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया 360 के साथ, तो हमारे पास ये आ रही हैं, ठीक है? एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, फ़नी चीज़ है कि अगर हम इन चीज़ों को सम करेंगे ना, इन पूरी क्या कहते हैं जो हमारे पास आई हैं आंसर्स आए हैं बेसिकली कैटेगरीज़ के, उनके एंगल्स, तो ये टोटल 360 डिग्री बनता है, ठीक है? 360 डिग्री, सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको सम करेंगे 360 डिग्री बन जाएगा। कुछ इतना फ़र्क नहीं है चीज़ों में, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो मैंने ये बना लिया। अब एक रफ़ सा एक पाई चार्ट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बनाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ग्राफिक टैब में एक्यूरेट तो नहीं बना सकता, क्योंकि पेन और पेपर नहीं है मेरे पास। तो एक आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो पाई चार्ट देखते हैं किस तरह होता है। इधर मैं लिख लेता हूँ पाई चार्ट। अब देखना कि पाई चार्ट की वजह से मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं ऊपर पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टेबल। सिर्फ एक पाई चार्ट देख के ही मुझे पूरा आइडिया हो जाएगा कि डाटा क्या कह रहा है और किस तरह उसका हमने आइडिया निकालना है और कितने परसेंटेजेस के हिसाब से ये निकल रहा है, ठीक है? तो हम एक सर्कल बनाते हैं। एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह पाई चार्ट एक जनरेट होता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया है, आप लोगों को रफली आइडिया हो जाए कि किस तरह होता है। देखिए, पाई चार्ट में हर कैटेगरी ए बी सी डी, हमारे पास कैटेगरीज बन रही थी ना, कैटेगराइज किया हमने क्वेश्चन के मुताबिक। तो हर कैटेगरी को हमने एक स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया पूरी पाई में। पाई में टोटल 360 डिग्रीज होती हैं, यानी कि उसका 100% 360 डिग्री बनता है पाई के हिसाब से। तो हमने क्या किया है कि जो स्लाइसेस हैं उसको कैटेगराइज कर दिए, यानी कि ए कैटेगरी का 9% स्लाइस बनता है, बी कैटेगरी का 65% स्लाइस बनता है पूरी पाई पाई में, और सी का 23% बनता है, और थ्री का जो डी का 3% बनता है। आई नो थोड़ा सा ये आप लोगों को लग रहा है कि इनएक्यूरेट है, स्लाइसेस बड़े छोटे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि समझाने का कि स्लाइसेस होते हैं कैटेगरी करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हम पाई में स्लाइसेस करते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कैटेगरीज़ को, कितनी फ्रीक्वेंसी है और क्या परसेंटेज है उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब, और कितना इसका रेशो निकल रहा है और क्या प्रोपोर्शन है, बेसिकली ये। अब चलते हैं कि इस पूरे डाटा को हम स्टैटिस्टिकल कोई भी टूल में प्लग इन करके पूरे डाटा को कैसे पाई चार्ट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, rapidtables.com के नाम से वेबसाइट है। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट नहीं थी, तो मैंने इसलिए ये वेबसाइट पे जाकर रैंडमली मैंने क्रिएट किया पाई चार्ट। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, गूगल स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं, या लाइब्रेरी ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल ग्राफ जनरेट करने के लिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो ग्राफ पे देखते हैं हम कि कैसे हमने क्रिएट किया। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने डाटा को लेबल किया ए बी सी डी, ये उसके स्लाइसेस हैं पाई चार्ट में, ठीक है? और फिर ए की वैल्यू मैंने 35 कर दी, बी की वैल्यू 260 कर दी,
और फिर आगे मैंने 93C की और डी की 12, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको डाटा इनपुट दे दिया। अब उसने जनरेट किया मेरे पास पाई चार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमने 400 स्कूल एडमिन से सर्वे किया था कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या रेटिंग दी है। अब जो ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी मतलब कि ए रेटिंग दी है स्कूल एजुकेशन को, क्वालिटी को, वो 8.8% बनती है पूरे, क्या कहते हैं, परसेंटेज अगर निकालें, ठीक है। तो 8.8 बनती है और 35 लोगों ने, यानी कि स्कूल एडमिन्स ने ए रेटिंग दी है। बी रेटिंग ज़्यादा लोगों ने दी है, आप लोग पाई स्लाइस से भी देख सकते हैं कि ये आधे से ज़्यादा पाई चार्ट इसने कवर किया हुआ है। तो 65% स्कूल एडमिन्स ने, यानी कि 65 बनता है, 260 स्कूल एडमिन्स ने बी रेटिंग दी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। सी की तरफ आते हैं, 93 स्कूल एडमिन्स ने, जो कि 93 बनती है, 23.3% सी रेटिंग दी है स्कूल क्वालिटी एजुकेशन को। और डी रेटिंग 12% लोगों ने दी है, जो कि 3% बनती है पूरे प्रोपोर्शन में। तो अगर हम लोग इसको देखें तो परसेंटेज को अगर सम करें तो वो इज़ इक्वल टू 100 बनेंगी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे ए को देखें, 35 है, 260 है, 93 है और 12 है, इसको सम करेंगे तो 400 बनेगा। सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। बेसिकली ग्राफ बनाने का मकसद ये होता है कि ये जो हम इतना बड़ा स्टेटिस्टिकल टेबल है, हम लोग उसको देख के कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डाटा बहुत ज़्यादा तादाद में होता है तो हमें कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। और इसी तरह टेबल्स क्रिएट करने से होता ये है कि हम उसको ईज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हैं और उससे अच्छी, क्या कहते हैं, हमें समझ आ सकती है ग्राफ से बजाय टेबल्स के। टेबल्स को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राफ में ताकि हमें समझ आ जाए। और हम कई बार ऐसा भी करते हैं, दो डाटा सेट्स को कंपेयर करते हैं आपस में कि किस तरह दूसरा डाटा सेट और एक दूसरा डाटा सेट कैसा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो उसके लिए हम ग्राफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं विजुलाइज़ करने के लिए कि दोनों डाटा सेट्स में क्या फ़र्क है और क्या उनमें कॉमन है। अब चलते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट देखते हैं कि वो क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी तरह ही आप लोगों को समझाऊंगा। हमने पाई चार्ट को डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट देखते हैं कैसे होता है। देखो, बार चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में बार चार्ट्स वगैरह देखे हैं कंपैरिजन के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अक्सर पोल्स वगैरह, इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट वगैरह होते हैं वो बार चार्ट में ही दिखाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारी प्रॉब्लम थी 400 स्कूल एडमिन वाली, उसको मैंने बार चार्ट में दिखाया और ये ज़्यादा अच्छा है बजाय पाई चार्ट के। पाई चार्ट में ज़रा विजुलाइज करना मुश्किल था, इसमें हम लोग ईच कैटेगरी को कंपैरिजन कर रहे हैं, हाई या लो कितनी है वो। अब देखते हैं पाई चार्ट का और बार चार्ट में कितना को फ़र्क है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, प्रॉब्लम के हिसाब से ए कैटेगरी 35 स्कूल एडमिन्स ने रेट की थी, तो यहाँ पे ये 35, देखें यहाँ पे आ रहा है 35 इक्वल टू आ रहा है कैटेगरी को, ठीक है। उसी तरह 260 जो स्कूल एडमिन्स हैं उन्होंने बी रेटिंग दी थी और 93 सी कैटेगरी बनती है, यानी कि 93 स्कूल एडमिन्स ने सी रेटिंग दी थी। और ये 12 बनती है असल में, यहाँ पे 12 मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन डी कैटेगरी 12 बनती है हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखा जाए तो बार चार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे अगर मैं इसके एक्सीस जो बने हैं, एक्स और वाई एक्सीस, तो ये बनते हैं एडमिन्स की रेटिंग के लिए, ठीक है, जो हमने सर्वे किया, एडमिन्स रेटिंग, ठीक है, उन्होंने कैसे रेट किया स्कूल क्वालिटी एजुकेशन को। और ये उनकी एक्चुअल रेटिंग है, या रेटिंग स्कोर कह लें या रेटिंग कैटेगरी कह लें, रेटिंग स्कोर और कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी बनती है। कोई इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल में ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए ये ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं होती ग्राफिक टैबलेट पे और काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करते हैं। आप लोग कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट, लाइब्रेरी ऑफिस, कोई भी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास हो तो आप लोगों को उसका भी ट्यूटोरियल साथ साथ प्रॉब्लम्स में इसी में करवाता रहूँ। आगे चलते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरह हमें स्टैटिस्टिकल टूल में विजुलाइज होता है ग्राफ। सेम वही प्रॉब्लम है, बार चार्ट हम बना रहे हैं, वही सेम वेबसाइट है रैपिड टेबल्स के नाम से। स्टैटिस्टिकल टूल मेरे पास कोई इंस्टॉल नहीं है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
ठीक है। यहाँ मेरे पास गूगल स्प्रेडशीट, इस टाइम मैंने लॉगिन नहीं किया अकाउंट। आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, मेरा इसलिए ये मकसद है। ठीक है, मैंने वही डाटा लेवलिंग की, वही मैंने इनपुट दिए जो भी डाटा के मेरे पिछली प्रॉब्लम्स में थे। मैंने टाइटल दिया कि 400 स्कूल एडमिन्स का सर्वे हमने किया था, और डाटा के लेबल्स दिए, कैटेगरी जो हमने क्रिएट की थी ABCD, रेटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, और ए कैटेगरी 35 पॉइंट्स के साथ है, बी कैटेगरी 260 पॉइंट्स के साथ है, सी कैटेगरी 93 है, डी कैटेगरी 12 लोगों ने रेटिंग दी है। ठीक है, ये बेसिकली रेटिंग्स है स्कूल्स की कि उनकी क्वालिटी कैसी है। अब देखते हैं बार चार्ट कैसा बन रहा है। बार चार्ट हमारा बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे साइड पे रेटिंग्स हैं, तो इन्होंने प्रॉपर्ली, जैसे मैंने वो करवाई थी ना ब्लैक बोर्ड पे, उस तरह नहीं है। इसने 0, 100, 200, 300 पे लेकिन ऐसा करने से आप लोग को थोड़ा मसला होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, बार के ऊपर लेके जाएं कर्सर, तो हमें वो इजीली बता देगा कि ए जो हमारी कैटेगरी है वो 35 रेटिंग के साथ है। यानी कि स्कूल एडमिन्स ने 35 स्कूल एडमिन्स ने ए रेटिंग दी है स्कूल को। ठीक है, बी रेटिंग मिली है 260 लोगों स्कूल एडमिन्स की तरफ से, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी कैटेगरी बी रेटिंग की बन गई। सी रेटिंग 93 लोगों ने रेटिंग दी है, यानी कि स्कूल एडमिन्स ने सर्वे किया और क्वालिटी एजुकेशन दी कि इसकी सी बनती है। डी रेटिंग 12 स्कूल एडमिन्स ने रेट किया किसी स्कूल को कि उनकी डी रेटिंग बनती है। बेसिकली अब आप लोग इजीली देख सकते हैं कि पाई चार्ट में और बार चार्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं विजुलाइज करने के लिए। टूल्स हैं बेसिकली, ग्राफ्स, कोई कोई ग्राफ अच्छा बुरा नहीं होता, हर ग्राफ का अपना मकसद है, डाटा के हिसाब से होता है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हम लोग डाटा को विजुलाइज इसलिए करते हैं कि डाटा अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिस्टिकल टेबल से उसको पढ़ नहीं सकते, इतना लंबा डाटा हम लोग पढ़ नहीं सकते। और अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करके चार्ट बनाएंगे बहुत ज़्यादा बड़े डाटा का, अगर फ़र्ज़ करो 1000 एंट्रीज़ हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करेंगे। इसलिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएं। और दो बड़े डाटा सेट्स को आपस में कंपेयर भी इसीलिए किया जाता है कि, और विजुलाइज़ किया जाता है ताकि आपस में कंपेयर किया जा सके इजीली। तो अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, समरी बताऊंगा इस पूरे लेक्चर की, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएं। लेक्चर की समरी की तरफ आते हैं, और इसलिए करवा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है और मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स के बताएं, तो आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इसलिए ये थोड़ी सी समरी बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों करते हैं। पहले तो ये याद रखिए, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए की जाती है कैटेगोरिकल डाटा की, कि हम कैटेगराइज कर सकें डाटा को कि किस कैटेगरी में वो आ रहा है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे डाटा को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोग जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके स्टेप क्या हैं। 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे। पहले हम रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं। रॉ डाटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेटिंग और फ्रीक्वेंसी, देखें यहाँ पे रेटिंग और फ्रीक्वेंसी हमारे पास रॉ डाटा है। ठीक है, ये रॉ डाटा है, ये रॉ डाटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होता है स्टेटिस्टिकल टेबल बनाना। स्टेटिस्टिकल टेबल क्या है, रॉ डाटा में हम लोग थोड़ी सी एडिशन करते हैं, जिसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है और एंगल आ जाती है, तो हम लोग इसे कहते हैं स्टेटिस्टिकल टेबल। ये पूरी जो हमारे पास एक टेबल बन रहा है ना, ये स्टेटिस्टिकल टेबल है। अब जब हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेबल बन जाता है ना, तो हम विजुअलाइज करना चाहते हैं या ग्राफ बनाना चाहते हैं, ताकि हमें पूरे टेबल की समझ आ जाए कि स्टेटिस्टिकल टेबल या डाटा क्या क्या रहा है, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मैंने इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ग्राफ बनाया पाई चार्ट का। ठीक है, मैंने टूल भी यूज़ करके दिखाया आप लोगों को, और बार चार्ट का। ठीक है, दोनों चार्ट्स में कोई ये ना समझे कि पाई चार्ट बेहतर है या बार चार्ट बेहतर है। दोनों चार्ट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली ये हर प्रॉब्लम के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है कि कौन सा चार्ट किसको फिट इन होता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से पाई चार्ट भी ठीक था विजुलाइज करने में, लेकिन बिगिनर्स के लिए बार चार्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा समझ आ रही है। पाई चार्ट भी अच्छा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। दोनों चार्ट्स में कोई ये नहीं है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। ठीक है, हमने रेटिंग को डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी कैटेगरी को कितनी बार अकड़ हो रही है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, यानी कि ए कैटेगरी उसकी फ्रीक्वेंसी आई 35 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को
यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करें तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, और जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं तो 1 आता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। परसेंटेज बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं ताकि परसेंटेज में आंसर है, जो कि बेसिकली आसान है विजुलाइज करना मेरे ख्याल से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेसिमल में देती है। एंगल्स क्या हैं? एंगल्स हम लोग इसलिए जनरेट करते हैं कि पाई चार्ट में मैनुअली क्रिएट करने के लिए, पेन और पेपर में मैनुअली, उसके लिए हम एंगल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे से कुछ डाटा मेरे से इरेज हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो में वो लोग जो देख रहे हैं उसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। बेसिकली मैं आप लोगों को समरी समझा रहा हूँ। तो इतने लेक्चर था, पाई चार्ट, बार चार्ट मैंने समझाया। अगले लेक्चर्स में जो कि इसी की एक्सटेंशंस होगी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स की, उसी में मैं आप लोगों को और ज़्यादा किस्म के जो स्टेटिस्टिकल ग्राफ्स हैं वो भी करवाऊँगा। आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बुक, अगर आप लोगों के पास बुक है कोई, तो आप लोग उसके हिसाब से कोई भी फार्मूला जो सेट होता है ग्राफ जनरेटिंग का वो यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब हम एडवांस की तरफ जाते हैं तो हम लोग टूल्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया था ना, टूल्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, फास्ट होते हैं, हमें मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। मैनुअली कैलकुलेशन करने से ये होता है कि हमारे से एरर वगैरह क्रिएट हो जाता है, जिससे डाटा में समझ नहीं आती और डाटा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है।